कल्पना कीजिए कि कल आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। आपने उस एग्जाम की बहुत समय से तैयारी की है, आपने सारा कोर्स कवर कर लिया है और आपको उस एग्जाम के से संबंधित जितने भी सवाल हैं, वो आपको आते हैं। कल अगले दिन जब आप एग्जाम देने गए परीक्षा सेंटर पर और आपके सामने प्रश्न पत्र आया, तभी आपको ये एहसास हुआ कि आप उन प्रश्नों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और तो और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में लिख भी नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, क्या आपकी मेहनत बेकार हो गई? जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति होती है, यही कहानी होती है हमारे हजारों दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की जब वो एग्जाम देने जाते हैं। उनके लिए ना सिर्फ एग्जाम पास करना एक चुनौती होता है, बल्कि एग्जाम को देना भी एक चुनौती होता है। इस समस्या के समाधान के रूप में जो स्क्राइब सिस्टम है वो अस्तित्व में आया और उसका विकास हुआ। इसके साथ साथ आज जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कुछ विद्यार्थियों ने कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देना शुरू किया है, यानी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उनका यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके, स्क्रीन रीडर का यूज करके। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या जो एक दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी है, क्या वो सिर्फ स्क्राइब के सहारे ही अपने एग्जाम दे सकता है, या फिर आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्राइब की जगह ले लेगी, या फिर क्या जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो भविष्य में इतनी एडवांस हो जाएगी या वो इतनी सुगम्य होगी कि वो हर एक जो छात्र है उस तक वो आसानी से पहुंच सके, कोई छात्र उसको आसानी से समझ सके और उसके माध्यम से एग्जाम दे सके। जी हाँ, इसी तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे हमारी इस चर्चा में, और हम ये जानेंगे कि कैसे जो दृष्टि दिव्यांग हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनकी परीक्षा का सिस्टम क्या है, परीक्षा वो किस तरह से देते हैं और क्या क्या उसके लिए उनके पास फैसिलिटीज हैं। तो इस काम को, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और आज की चर्चा को करने के लिए हम आपसे मिलवाते हैं हमारे जो गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार। आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप पीएचडी हैं स्पेशल एजुकेशन एंड टीचिंग में। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि सर ने एक बुक के, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के को ऑथर भी हैं सर, इफेक्टिव स्कूल फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, क्वालिटी इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स के। उनके बाद है हमारे साथ श्री अमित सिंह नेगी जी। आप संस्थान का जो स्कूल है, मॉडल स्कूल फॉर विजुअल डिसेबिलिटीज से आप स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। और उनके साथ है श्री राजेंद्र नेगी जी, जो कि संस्थान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के एजुकेटर हैं। साथ ही हमारे साथ हमारी आरजे जेनिफर हैं, जो आज यहाँ पर एक स्टूडेंट का रोल भी प्ले करेंगी और साथ साथ एज एक होस्ट का भी रोल प्ले करेंगी। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं हम, और हम सबसे पहले हमारे साथ अमित सिंह नेगी जी हैं। तो अमित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्कूल में क्या सिस्टम है? 12वीं तक का स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड होते हैं, तो क्या सिस्टम है? सिस्टम अगर मैं परीक्षाओं को लेके बात करूं तो हमारे आदर्श विद्यालय में अभी हम क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को जो हैं कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम अपना एनवीडीए और जॉस की हेल्प से स्क्रीन रीडर के थ्रू बच्चों को कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग पढ़ना और उसको जो है लिखना सिखा रहे हैं। अगर हम पीरियोडिक एग्ज़ाम्स की बात करें या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की बात करें या अपना एनुअल एग्ज़ाम्स की बात करें, जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हम सभी बच्चों को क्लास 1 to 5th और 6 to 12th सभी में बच्चों को एक चॉइस दे के रखते हैं कि आपने अपने एग्ज़ाम्स कंप्यूटर में देने हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो लिख नहीं पाते हैं, जिनको अदर डिसेबिलिटी के इश्यूज़ भी हैं, जिनके हैंड में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ एक ऑप्शन आता है कि अगर वो ब्रेल से करना चाहते हैं तो ब्रेल से कर सकते हैं, अदरवाइज उनको स्क्राइब की अगर जरूरत है तो फिर वहाँ पे वो स्क्राइब यूज़ कर लेते हैं। जी। तो जो ये डेवलपमेंट है अभी कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देने की, ये तो अभी रिसेंट है ना? और आपने अभी ये भी बताया कि स्क्राइब के माध्यम से जिन बच्चों को कंप्यूटर में दिक्कत आती है, तो स्क्राइब के माध्यम से भी वो एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर हम स्क्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कंप्यूटर के माध्यम से जो ये सीखना चाह रहे हैं, तो स्कूल में कितनी फैसिलिटी है और किस तरीके से आप लोग इसको करवा रहे हैं?
स्क्राइब नॉर्मली अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो हमारे यहाँ होम एग्जाम्स में कहीं पे भी स्क्राइब की ज़रूरत नॉर्मली यूज़ नहीं होती है। रीज़न क्योंकि बच्चा ब्रेल में अपना रीडिंग राइटिंग करता है, तो उनके लिए पूरा ब्रेल पेपर में ही क्वेश्चन पेपर्स तैयार होते हैं। बच्चा उसी में ही जो है अपना अभी तक जो करते हुए आ रहा था वो ब्रेल के थ्रू ही अपने आंसर सीट्स को लिख रहा था, फिर चाहे वो ब्रेलर के थ्रू लिख रहा था या फिर जर्मन स्लेट्स के थ्रू लिख रहा था। लेकिन अभी लास्ट 1-2 ईयर से उस समय से अब बच्चों ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि जो स्क्राइब की जो फैसिलिटी है वो ज़रूरत पड़ती है हमें बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर हमारे 2 बच्चों ने जो है कंप्यूटर में अपने एग्ज़ाम दिए हैं। और उससे पहले अपना 24-25 सत्र में भी 2 बच्चों ने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो हैं कंप्यूटर्स के थ्रू दिए थे, और काफ़ी अच्छा परसेंटेज उन दोनों बच्चों का आया भी था। हालांकि पहले और अभी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्क्राइब का यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स को लेके, स्पेशली बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को लेके। लेकिन जो होम एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो 1st to 9th क्लास हों या फिर 11th क्लास हो, वो आज भी होम एग्ज़ाम्स अपनी ब्रेल में देती है। हालांकि अभी आदर्श विद्यालय का ये प्रयास है कि अपने सारे एग्ज़ाम्स बच्चे जो हैं कंप्यूटर में करें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कितने कंफर्टेबल हैं अभी टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स को यूज़ करने में? अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हमारे लगभग आप 2nd क्लास से हमारे यहाँ बच्चों को देख सकते हैं, बच्चा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग करना सीख जाता है। तो जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका ग्रेड अप होता है, और वो उतना ही फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मैं एटलीस्ट अपना कंप्यूटर का एग्ज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ पे एज ए कंप्यूटर टीचर हूँ, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्यूटर पे ही होंगे। अदर सब्जेक्ट का एक बार के लिए बच्चे को ऑप्शन मिल जाता है कि अगर वो ब्रेल में देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर का ऑप्शन उसके पास हमेशा रहता है। तो इसलिए बच्चा, अभी हमने देखा कि लास्ट 2-3 ईयर से कि बच्चा ज़्यादा करके प्रेफरेंस कर रहा है कंप्यूटर पे देने की, कि वहाँ पे उसके लिए ईजी है, कन्वीनियंट है, समय बचता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो फटाफट उसमें लिख लेता है, टाइपिंग कर लेता है। ब्रेल में थोड़ा सा बच्चा कहता है सर हाथ में पेन हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। अगर ब्रेलर की बात करें तो क्लासरूम में शोर बहुत होता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर के थ्रू दे रहे हैं तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि शोर नहीं है, हेडफोन लगा लिया, एग्ज़ाम आराम से लिख लिया, क्लासरूम में पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम भी चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा आराम से कंप्यूटर पे एग्ज़ाम अपना मैनेज कर रहा है, उस पे काम करना और उस पे एग्ज़ाम देने के लिए भी वो तैयारी कर रहा है। पर एक प्रश्न और ये उठता है कि स्कूल लेवल पर स्क्राइब कितना इम्पोर्टेंट रहता है? मैंने आपको बताया मैम कि स्कूल लेवल पे स्क्राइब सिर्फ 2 जगहों पे यूज़ हो रहा है, एक 10th क्लास, एक 12th क्लास। यानी ये दोनों ऐसी जगह जहाँ पे बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, और बच्चे को जब क्योंकि उसके पास क्वेश्चन पेपर प्रिंट में आएगा और उसको जो आंसर शीट मिलेगी वो भी एक नोटबुक की तरह मिलेगी जिसमें पेन से ही उसको लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्क्राइब इम्पॉर्टेंट उसका रोल बन जाता है कि वहाँ पे स्क्राइब ही उसको लेके जाना है। हालांकि सीबीएसई आपको ऑप्शन दे रही है बच्चों को कि वहाँ पे बच्चा अपने हिसाब से अगर चाहे तो अगर उसको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना है तो पहले वो एग्ज़ाम से पहले बता दे, कुछ दिन पहले अपना एक एप्लीकेशन दे सकता है, ताकि वो आराम से अपना लैपटॉप लेके जाए और वहाँ पे अपना एग्ज़ाम कर पाए। ओके। तो पंकज सर, मैं अभी आप पर आऊंगी कि जैसे इन्होंने स्कूल लेवल पे बताया कि 2 प्रोविजन है, 10वीं और 12वीं में तो ये स्क्राइब के थ्रू एग्जाम दिए जा रहे हैं। जब आपके पास बच्चा 12वीं पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं, आप लोगों के कोर्सेज में आते हैं, जो कोर्सेज आप डीएससीआर में करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति रहती है? क्योंकि इस लेवल के बाद जब बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है, जॉब्स के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है, तब वहाँ गवर्नमेंट ये कहती है कि वो प्रायोरिटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को दे रही है। स्क्राइब के लिए वो ये कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जबकि यूनिवर्सिटी में तो स्क्राइब और कंप्यूटर्स दोनों चीजों के लिए ओपन है यूनिवर्सिटी लेवल पर। मुझे बोलना है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, चर्चाएं अच्छी हो रही हैं और पूरे देश में भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भी एग्ज़ाम या जो परीक्षाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं आज के समय में, और बहुत लोग एम्फेसिस कर रहे हैं परीक्षाओं की प्रक्रिया में, परीक्षाओं की सुधार पे। लेकिन अगर आप देखें कि मेरा मानना है एज ए फैकल्टी कि जितना प्रयास हम परीक्षाओं के सुधार पे करते हैं, उससे ज़्यादा हमें जो मेहनत या प्रयास है वो
जो शिक्षण अधिगम की या सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उस पे करना चाहिए। परीक्षा लेना ही एकमात्र नहीं होता है। फिर भी अब बात करें कि परीक्षा एक प्रक्रिया है, उसमें सभी एक एक निश्चित प्रक्रिया है जिसमें सबको शामिल होना है और एक दृष्टिबाधित बच्चे को भी शामिल होना है, उसको उसी बराबरी के साथ शामिल होना है उसमें। तो दो बातें हैं इसमें। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यूडीएल का है वही लागू होता है कि मल्टीपल मीन्स होने चाहिए। आप किसी को एक चीज़ से बांधना किसी के लिए भी वो सही नहीं है। तो अगर उसके पास ऑप्शंस होते हैं तो वो कर पाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि क्या वो स्वयं से कर पाता है कि नहीं। तो जो पहला है कि मल्टीपल मीन्स होना चाहिए, तो वहाँ उसके पास ऑप्शन हो सकता है कंप्यूटर हो, जरूरी नहीं कि हर कोई के पास उतनी स्पीड हो सकता है कि जैसे बोल रहे ब्रेल लिखने में, तो किसी बच्चे का ब्रेल लिखने में अच्छा स्पीड आ जाता है, किसी बच्चे को टाइपिंग पे वो स्पीड नहीं आ पाती, तो हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शंस तो हमेशा होने चाहिए। अगर हम किसी एक चीज़ पे करते हैं तो हम वहीं उस परीक्षा प्रक्रिया से नम्यता को खो देते हैं, और नम्यता बनाए रखना ही आज हम चर्चा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में नम्यता को लाना चाहते हैं कि नहीं, उस बच्चे का कंसर्न ऐसा है तो उनके लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए। तो इसीलिए जो मल्टीपल मीन्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो दिए जाने चाहिए। और दूसरा, ऐसे उसमें भी मल्टीपल मीन्स में ऐसे मीन्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां पर वो स्वयं से कर रहे हैं। अब स्वयं से करने से क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है। आप अगर आज किसी भी स्पेशल एजुकेशन में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लाइफ में हमारा अल्टीमेट गोल क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि हम उनको सशक्तिकरण कैसे करेंगे, आत्मनिर्भर बना करके। तो परीक्षाओं में क्यों निर्भर रहे हो किसी पर, परीक्षाओं में भी आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हमें प्रयास करना चाहिए, जैसा अभी अमित जी ने बताया कि वो प्रयास करें। क्लास 2 से ही वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कुछ बच्चे अपने कंप्यूटर के एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दे रहे हैं। इस दिशा में अगर आप हम विशेष शिक्षा के में बच्चे जो आ रहे हैं, एक्चुअली एज गैप भी हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी एक नए फेज में जा रही है, तो अब जो नए छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे आपको, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। अब हमारे पास भी जो बच्चे आ रहे हैं, अब है वो एज अभी भी आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा अब कुछ दिनों बाद आप देखिएगा 4-5 साल में और एक ट्रांजिशन आएगा जब बच्चे डिवाइस से ही पढ़ना चाहेंगे। अब बुक्स स्कूल में अब जो आप बैगलेस कॉन्सेप्ट आ रहा है और डिजिटल कंटेंट आ गए हैं, तो वो बच्चे जब आप ग्रेजुएशन करके बीएड वेड करने आएंगे या +2 के बाद जो हमारे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आएंगे, अब उनका रुख बदलेगा। तो पहला एडमिशन हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार से जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे भी हैं वो भी कंप्यूटर पे खुद से परीक्षा देंगे। लेकिन पहले भी हमारे बहुत अच्छे संख्या में बच्चे कंप्यूटर में परीक्षा दिए हैं। लास्ट 2-3 साल के प्रयासों में बहुत अच्छा प्रयास रहा विभाग का कि वो कंप्यूटर पे खुद से एग्ज़ाम दे पाएँ और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो और उसके लिए मतलब जो प्रयास सब लोग कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चे प्रयास कर, मतलब संस्थान के प्रयास से कुछ नहीं होता, ये सभी चीज़ एक सामूहिक प्रयास है। वो बच्चे में भी वो जिल आना चाहिए कि हाँ मैं स्वयं से करूँगा, मैं स्वयं से करना चाहता हूँ। वो एक डर भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं कभी कभी एक डर भी साथ लेकर के आती हैं। और वो डरते हैं कि कहीं मैं कुछ, मतलब हमेशा अगर परीक्षा है तो फेल होने का भी प्रोबेबिलिटी है, और उस प्रोबेबिलिटी से वो डर घर ना कर जाए उनके अंदर। तो ये जरूरी है कि वो डर हम उन्हें उनका भगाएं। और इसके लिए बस वही तरीका है कि उनमें उनकी प्रोफिशिएंसी को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। और जो खास करके जो जिसकी हम लोग आजकल करते हैं कि हाँ स्क्राइब पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो स्क्राइब एक बहुत पहले से बहस का मुद्दा रहा है कि कौन स्क्राइब होगा कौन नहीं होगा। कई बार ऐसे उसके गाइडलाइन बने, फिर उसको वो बदले गए। तो स्क्राइब एक ऑप्शन है, वो होना भी चाहिए। कई बार आप देखिए कई सारे जो प्रिंट डिसेबिलिटी है, जो स्क्राइब का पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि स्क्राइब नहीं होना चाहिए, जिनके हाथ काम भी नहीं कर रहे हैं, विजन भी नहीं है, इस तरह कई सारे परेशानियां हो सकती हैं। चैलेंजेस अलग अलग रूप में होती हैं। जी, तो आप यहाँ पर मैं नेगी सर के पास जाने से पहले पंकज सर की बात को बेस बनाते हुए मैं आरजे जेनिफर के पास जाना चाहूंगी। आरजे जेनिफर, हम 2 पॉइंट्स पर आपसे जवाब चाहेंगे। एक तो इस पर कि एज अ स्टूडेंट, जो अभी आपने पूरा डिस्कशन सुना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या इस बारे में कहोगे। और दूसरा, हमने हमने जो गूगल फॉर्म जो हमने अपना सर्कुलेट किया था, ये जानने के लिए कि स्क्राइब सिस्टम और जो कंप्यूटर
बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एज अ स्टूडेंट आप अपने थोड़ा बताइए आपका एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में। बिल्कुल, थैंक यू मैम। एंड जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मुझे एज अ स्टूडेंट भी कहा, एज अ होस्ट भी कहा, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि स्क्राइब सिस्टम का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। जैसे मैं एक लेट ब्लाइंड पर्सन हूँ, अगर मैं आके ये बताती हूँ ना मैम कि मैं राइटर को साथ लेके जाती हूँ एग्जाम्स में, सो हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि क्या होता है प्रोसीजर। उन्हें ये लगता है कि शायद राइटर एग्जाम लिखता होगा, जेन्युइन है सर। तो आई थिंक यहाँ पे ये भी एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि स्क्राइब सिस्टम में एग्जैक्टली होता क्या है, कि कैसे, मतलब वो प्रोसेस कैसा होता है, जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड आता है तो क्या होता है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से हमें ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि स्क्राइब सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, बेसिकली एज अ इंट्रोडक्शन, ताकि अगर कोई एक्चुअल में स्क्राइब बनना चाहता है तो उन्हें चीज़ें पता हो कि क्या क्राइटेरिया होता है। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम रही है, जैसे आप बात कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं अपना राय रखूँ तो मैं भी लेट ब्लाइंड रही हूँ, तो ब्रेल का मुझे नॉलेज है नहीं, पहली चीज़। एंड क्योंकि मैं इंक्लूसिव स्कूल में रही थी और पहले से ही मुझे कुछ चीज़ों में दिक्कतें होती थी। फॉर एग्जांपल कर्सर नहीं दिखता था, तो स्कूल्स में ऑलवेज जैसे मैं बोलती थी कि मुझे कर्सर नहीं दिखता है, तो टीचर्स वर लाइक कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रही हो तो थियोरी में मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि सेव कैसे करना है, या फिर कलर कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। एंड आई वॉज रट्टू तोता, तो मैं जवाब दे देती थी। इस वजह से मेरे कंप्यूटर स्किल्स भी इतने खास थे नहीं, है ना। तो इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग में भी मेरी इतनी स्पीड है नहीं। तो इस चीज़ में तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दोनों चीज़ें, जैसे सर ने कहा, बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों चीज़ें होनी चाहिए, स्क्राइब एज वेल एज टेक्नोलॉजी। बट या आई एम ऑल्सो अ काइंड ऑफ पर्सन जो ये बिलीव करता है कि इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्क्राइब की जब बात आती है तो जैसे हमें चाहिए वैसे स्क्राइब मिलना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रही हूँ, तो ऐसे में एक तो हमसे एक स्टेप बिलो वाला क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे में बहुत जगह ऐसे होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ, एंड जो मुझे राइटर, क्योंकि मैं बीए के पेपर्स दे रही हूँ तो बहुत लेंदी भी होता है, तो जो राइटर होता है उसको स्पेलिंग्स नहीं पता होता है, एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड थिंग, क्योंकि वो हमसे जूनियर होते हैं तो उनकी लिखने की स्पीड भी इतनी नहीं होती, तो टाइम से भी कोप अप नहीं कर पाते। सो स्ट्रगल्स की बात करें तो एज अ स्क्राइब अगर हम ले जाते हैं किसको, तो स्ट्रगल्स तो बहुत सारे हैं ही। आई थिंक आई एम ऑल्सो अ बिलीवर जो टेक्नोलॉजी को बेस्ट मानता है कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ गए, अगर हम इंडिपेंडेंटली पेपर दे पाएँ तो बहुत से मायने में जस्टिस तो हो ही जाएगा। गुड। यहाँ थोड़ा सा मैं रखना आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बताना नहीं, इनका बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, बताया कि स्क्राइब के बारे में पता होना चाहिए। और ये हम लोग का भी मुझे एज इंस्टीट्यूट हमारा रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं कि जितनी एग्जामिनिंग बॉडीज हैं, क्योंकि ये काम एग्जामिनिंग बॉडी का है। जैसे एक यूनिवर्सिटी एक एग्जामिनिंग बॉडी है, सीबीएसई एग्जामिनिंग बॉडी है, इन सबको अपने गाइडलाइन खुद बनाने चाहिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के पास गाइडलाइन तो है ही नहीं, वो एक कोर गाइडलाइन, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास संविधान ही इनफ नहीं है, हमने उसके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई कानून बनाए, कानून इनफ नहीं होता है, हम उसके लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये चीज़ों का प्रावधान है कि जितनी भी एग्जामिनिंग बॉडी है उनको अगर जिनके पास नहीं है तो हमें एडवोकेट करना चाहिए, मतलब ऐसे जो भी ऐसे कोई ग्रुप, वरना जितने आप देखिए छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज उनके पास अपनी गाइडलाइन तक नहीं। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या एक दो बोर्ड को छोड़ दीजिए तो स्टेट बोर्ड्स के पास अपने गाइडलाइन नहीं एक्सेसिबिलिटी के या एग्जामिनेशन में सपोर्ट करने की, और जिसका नुकसान पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है हमारे वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो जेनिफर, आपने इसका तो उत्तर दिया, इसके साथ साथ आप बहुत शॉर्ट में ये भी बताइए कि जो हमने अपना गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था उसके बारे में, उसमें क्या है? जी। जैसे जितने लोग सुन रहे होंगे उनको भी मैं बता दूं, मैं यहाँ पे रेडियो जॉकी हूँ, एज अ होस्ट भी यहाँ पे हूँ। तो एज अ बेस ऑफ रिसर्च, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू को करने से पहले हम उसका रिसर्च भी करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा था, उसमें बहुत सारे सवाल थे कि राइटर को लेके, मतलब स्क्राइब को लेके क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या स्ट्रगल्स आते हैं, बच्चों के क्या सजेशंस हैं। जितने ग्रुप्स मेरे टच में थे मैंने वहाँ पे शेयर किए थे। तो यहाँ पे जो मौजूद हैं हमारे गेस्ट में उनको भी बताना चाहूँगी। एक तो सर जो मैंने इशू रेज किया कि स्क्राइब को फाइंड करने में, रिलायबल स्क्राइब जो होता है वो मिलने में दिक्कत होती है। दैट वाज द मेन थिंग जो ऑलमोस्ट 80% रिस्पॉन्सेस में था ही कि
हमें अपने लिए सुटेबल स्क्राइब नहीं मिल पाता। एंड हमने जब ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ये मानते हो कि टेक्नोलॉजी जो है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस में हमारे लिए मददगार हो सकती है, तो यहाँ पे 50-50 वाले चांसेस थे। एंड जब सजेशन की बात करी हमने कि आप क्या सजेस्ट करोगे, सो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो एग्ज़ाम के लिए राइटर्स होते हैं, इसके लिए स्क्राइब बूथ की जो बात हुई थी वो होने चाहिए, जहाँ पे हमें हमारे नीड के अकॉर्डिंग स्क्राइब्स मिलें। बिकॉज जस्ट इमेजिन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं हम, एंड यूजुअली जब क्या होता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने आप में ही बहुत स्ट्रेसफुल बात होती है कि हमें अपना सिलेबस कवर करना है, ये वो सो, एंड इस बीच में आपको ये स्ट्रेस लेना पड़ रहा है कि मुझे सही स्क्राइब मिल जाए, है ना। एंड फॉर द सरप्राइज जब आपको पता चलता है कि स्क्राइब इतना फास्ट आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है, जितने फास्टली आप बता पा रहे हो उतना वो लिख नहीं पा रहा है, तो अपने माइंड में आपको और भी होता है कि पेपर खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द जेन्युइन स्ट्रगल्स जो हर एक मैक्सिमम विजुअली इम्पेयर्ड फेस करते हैं। तो ये ओवरऑल उस स्क्राइब वाले जो हमने फॉर्म सर्कुलेट करे थे उससे लोगों का रिस्पॉन्स, एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए थे, तो ये उनके मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं अगर मैं सम अप करूँ तो। थैंक यू जेनिफर। अब हम आते हैं राजेंद्र सिंह नेगी सर के पास। सर, आप IT एंड AT एजुकेटर हैं, तो कैसी है हमारी आज की टेक्नोलॉजी, अगर हम ये बोलें कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी अगर अपने एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड देना चाह रहे हैं तो? देखिए, उससे पहले थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा। अभी जेनिफर ने भी कहा कि राइटर के लिए या स्क्राइब के लिए प्रॉब्लम होती है। जब तक ये मैनुअल प्रोसेस है तब तक प्रॉब्लम होगी, चाहे हम दें, चाहे वो इंस्टीट्यूट दे या फिर खुद लेकर आए, प्रॉब्लम होनी है कहीं ना कहीं। सभी को एक समान राइटर मिलेगा नहीं। और मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने दे दिया कोई राइटर और उसका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, फिर वो आरोप लगा दे इंस्टीट्यूट के ऊपर ही। तो ये प्रोसेस तो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप मैनुअली ये प्रोसेस को चलाओगे। मैं स्क्राइब के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि स्क्राइब एक्सेप्शनल कंडीशन में, जैसे पंकज सर ने भी कहा कि स्क्राइब एक्सेप्शनल कंडीशन में तो मिलना चाहिए, वो होना चाहिए और हमेशा होगा भी। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। तो अभी अमित नेगी जी ने भी कहा कि भाई स्कूल में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। और मैंने भी कई जगह देखा है कि CBSE के बोर्ड में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 95-96% भी ला रहे हैं। जबकि मैं जो एक को जानता भी हूँ कि वो माइक्रोसॉफ्ट में आज और इंडिपेंडेंटली एग्ज़ाम दिया उसने। तो चैलेंजेस होंगे, समय समय पर चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस होने के कई कारण हो सकते हैं। एक उसकी अपनी एफिशिएंसी भी हो सकता है। एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी में जो प्रॉब्लम है, वो तो है ही। वो अभी पूरी तरह से फुल प्रूफ हम नहीं कह सकते कि एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है हमारे पास, लेकिन चैलेंजेस उसकी एफिशिएंसी में भी हो सकता है। तो वो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि हमें इस समय बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है कि हम राइटर से टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी कई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी थॉट को चेंज करना पड़ेगा। सोचने की जो है, अपनी जो सोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो टच वाला फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कीपैड फ़ोन बंद हो गया, तो सभी लोग आज टच फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जो पहले मना कर रहे थे वो भी यूज़ करना पड़ रहा है। मैंने तो ऐसे देखा है जो 60 के एज में पहुंच के भी टच स्क्रीन सीखा उन्होंने, आज वो आईफोन चला रहे हैं। तो अगर इन्वायरमेंट हो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है। और हम इंडिपेंडेंट जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, स्क्राइब सिस्टम है, उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो अभी जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात है, तो एक्सेसिबिलिटी एक बार में नहीं आएगा। इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे, जैसा 3 साल 5 साल, है ना। अभी से हमें ये निर्धारित करना होगा कि अगले 5 साल में जितने भी एग्जामिन बॉडी है वो सब अपना सिस्टम एक्सेसिबल बनाएंगे, और जो एग्ज़ाम देने वाले पर्सन्स हैं वो भी जो है कंप्यूटर या अदर एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी सीखेंगे। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी डुअल साइड अप्रोच है, एक साइड नहीं हो सकता। मुझे नहीं आता है, एग्ज़ाम एक्सेसिबल है, तब भी प्रॉब्लम है। मुझे आता है लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है एक्सेसिबल नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये हमें एक प्लान करके चलना होगा, और ये आज ही से मतलब लगभग 3 से 5 साल का एक समय देना होगा, तभी, और स्टेप बाय स्टेप इसमें जाना होगा। तभी जाकर मुझे लगता है कि ये सिस्टम में हम पहुंच पाएंगे जहां पर कि स्क्राइब एक एक्सेसिबल फॉर्म में विदाउट स्क्राइब से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो भी एक एक्सेसिबल सिस्टम के साथ। तो सर, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो कितनी एग्जाम फ्रेंडली है अगर हम बात करें तो? देखिए, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है
बिल्कुल, अगर उसको हम सिस्टम हमारा एक्सेसिबल है तो पूरी तरह से वो है, एग्ज़ाम बिल्कुल एक्सेसिबल है, फ्रेंडली है। स्क्रीन रीडर है मान लीजिए, तो स्क्रीन रीडर चाहे वो एनवीडीए हो या जॉस हो, उससे हम सब कुछ काम कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, है ना, ऑफिस में सारा काम कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं हम। इवन कि अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है तो हम डॉक्स में भी लिख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हम लिखते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ वर्ड का क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, यूज़ करते हैं, नोट लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम सिस्टम का मतलब ये नहीं कि अभी से ही बिल्कुल एकदम आप ये बोलो कि एकदम कोई सॉफ्टवेयर बना दे, बहुत सारे एडजस्टमेंट करके भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो जो लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होते हैं सर, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी लो कॉस्ट है, या जो जो एजेंसीज जो एग्जाम कराती हैं, क्या मतलब अगर वो इसको लागू करें अपने यहाँ पर, अपने मान लीजिए बच्चे आ जा रहे हैं उनके यहाँ पर एग्जाम देने, तो क्या उनके लिए इतना इफेक्टिवली वो करवा सकते हैं इसको लागू? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज आप बोलोगे तो आज नहीं करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए पूरा परसेप्शन डेवलप करके एक पॉलिसी लेवल पे काम करके और एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए, मुझे लगता है कि 3 से 5 साल का अगर हम टारगेट रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है, फुल प्रूफ हो सकता है। तो इसका मतलब ये अभी एक लंबा सिस्टम है। हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंट एग्जाम देने की बात करें एक स्टूडेंट की तरफ से, और एग्जाम टेकिंग एजेंसीज जो है उनके एग्जाम लेने की बात करें, देने और लेने की बात करें, तो उसको पूरी तरह से अचीव करने में थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड देखना है। क्योंकि जैसे हम अगर बोल देते हैं भाई 3 साल बाद सबको स्क्राइब नहीं मिलेगा या 5 साल बाद नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, जहाँ डिस्क्रिप्टिव है, अगर मान लीजिए साइटेड पर्सन को पेपर और पेन मिल रहा है तो उसको ब्रेल का ऑप्शन भी दिया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंप्यूटर में तो आजकल एग्जाम होता ही है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग के हैं, सब तो एक हो ही रहे हैं, केवल उसमें एक्सेसिबिलिटी डेवलप करना है, बाकी तो एग्जाम हो ही रहे हैं और सक्सेसफुली हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी आ गया तो विजुअली इम्पेयर्ड भी कर पाएंगे, है ना। और मैं 3 से 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परसेप्शन, यानी कि जो थॉट प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का, कि अभी भी डर है कि वहाँ जाएंगे तो कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, माउस ख़राब होगा, मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इस सब के लिए अगर कंप्यूटर ख़राब होगा, होता है ऐसा, टेक्नोलॉजी है, कई बार बीच में ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसके लिए जो जितना टाइम वेस्ट हुआ, क्या वो टाइम कंपनसेट करोगे, नहीं करोगे, उसके बारे में पॉलिसी होनी चाहिए। कि मान लीजिए 10 मिनट मेरा नुकसान हुआ तो ठीक है, 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, अगर आप प्रमोट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 20 मिनट देते हो एक घंटे में, तो आप 40 मिनट दे दो, मतलब आपको फुल अपॉर्चुनिटी दे दो कि आप आराम से कंप्यूटर में बैठ के कर सकते हो, लेकिन कर आप इंडिपेंडेंट रहे हो, बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। और राइटर ढूंढने की समस्या भी खत्म। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो लिख रहे हो, मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी लिख रहे हो, उसको आप पढ़ भी पा रहे हो, वरना राइटर को बोलना पड़ता है। मैंने भी खुद दिया है राइटर से एग्जाम, तो अगर उसको बोलो बार बार कि आप पढ़ के सुनाओ मुझे क्या लिखा है मैंने, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसको भी बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में ये है कि हम खुद पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, क्या लिखा है वो सेंस नहीं, अगर वो सेंस नहीं निकल रहा है उसको डिलीट करके दोबारा लिख सकते हैं। अभी क्या होता है जब हमारे क्योंकि कुछ अपने जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है उसमें कुछ चैलेंजेस अभी हैं, जैसे कि हमने अभी देखा 10th और 12th के एग्ज़ाम में, हम एक तरफ बात कर रहे हैं सुगम्य भारत की, या हम एक तरफ बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर की। तो अभी जब बच्चा लैपटॉप में कंप्यूटर में अपना एग्ज़ाम देने जा रहा है, 10th या 12th की बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को मौका तो मिल गया आंसर सीट अपना लैपटॉप में लिखने का, लेकिन अभी भी क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो उसको प्रिंट फॉर्म में मिलता है, या फिर कह दिया जाता है कि अगर आपको ब्रेल में चाहिए तो वो आप बता दीजिए पहले ही, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अगर आपको प्रिंट में पढ़वाना है तो आपको साथ में रीडर लेके जाना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली बनना चाहते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हमें क्वेश्चन पेपर भी कंप्यूटर मिले, ताकि हम पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएं कंप्यूटर के ऊपर, कि हम कंप्यूटर पे ही मुझे अगर टाइपिंग करनी आती तो ऑब्वियसली कि मुझे पढ़ना भी आता होगा, है ना, तो मैं क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे रीड भी कर पाऊँ। तो वो अगर एक व्यवस्था बन जाए, हालांकि हमने इसके लिए लिखा भी था सीबीएसई को,
तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो उनका एक तो उसमें ये था कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सर वो सीज होता है और वो सुबह मॉर्निंग में खुलता है, तो हमने उसके लिए भी सॉल्यूशन उनको दिए थे, सिक्योरिटी पर्पज से भी था। तो हमने हालांकि उसके भी सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करे थे कि सर हर सेंटर में कहाँ पे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा एग्जाम दे रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी होती है। वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास होता है, क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी में होता ही है। आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले भी आप वो क्वेश्चन पेपर को मेल के थ्रू उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, ताकि बच्चे को हैंड टू हैंड वो मेल के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू जैसे भी आप देना चाहें एटलीस्ट एग्जाम से 10-15 मिनट पहले दे सकते हो। ठीक है ना, एक व्यवस्था बन सकती है ताकि बच्चा उसको आसानी से, क्योंकि अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेसिबल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अगर वर्ड फॉर्म में वो क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो वो एक रीडर की जो हम बात कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे रीडर लेके जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि फिर बात हो जाती है, अगर मैं इंग्लिश पेपर की बात करूँ, बच्चे हमारे डरते हैं इंग्लिश के पेपर देने में, स्पेशली जब उसमें अनसीन पैसेज पढ़ने पड़ते हैं तो क्या बार बार रीड कराना पड़ता है, और एक बार के लिए ना फिर रीडर भी परेशान हो जाता है कि बार बार पढ़वाते हैं। ठीक है ना, और उससे क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर बाद में क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि ब्लाइंड तो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो जब हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता तो वहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके से कुछ व्यवस्थाएं बन जाएं, जैसे नेगी सर ने भी बोला कि ये एक ड्यूअल अप्रोच है, हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर बनाना और क्वेश्चन पेपर को करना, यानी स्टूडेंट को भी अपने आप को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, और जो हमारी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं उनको भी उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। हमने अपने स्कूल के अंदर भी हर एक टीचर को ये पता है, क्योंकि सारे ही टीचर स्पेशल बैकग्राउंड से हैं, तो सभी को पता है कि हमारे बच्चों को किस प्रकार की क्वेश्चन पेपर की नीड है। वो फुली हर एक एग्ज़ाम, हर एक क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो सारे एग्ज़ाम, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, सारे एग्ज़ाम्स फुली एक्सेसिबल फॉर्म में बनाते हैं। बच्चा उसमें यूनिकोड के थ्रू लिख रहा है, अगर वो मैथ्स की मैं बात करूं, या लेटेक्स के थ्रू लिखने की कोशिश करता है, तो वो उसी तरीके से लिखता है जैसा एक पेपर लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर मान के चलिए मेरे को लिखना है 2 स्क्वायर, तो वो 2 स्क्वायर का स्पेलिंग नहीं लिखेगा, वो 2 एग्जैक्ट स्क्वायर की तरह ही लिख के आएगा। जब वो यूनिकोड का यूज़ करता है या लेटेक्स का यूज़ करता है तो उस तरीके से बन रहा है। क्योंकि मैं एक टोटली विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, मैंने अपने सारे एग्जाम्स कंप्यूटर पे दिए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो भी कुछ किया है मैंने खुद से अपने दम पे किया। तो किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सीख सकते, सीख सकते, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। बिल्कुल जी। तो देखिए सर, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोल रहा था, तो जो बात निकल के आएगी भाई, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हम सोच रहे हैं, वो अभी लिमिटाइज है ना। जब तक हम अपनी सोच को डायनेमिक नहीं बनाएंगे तब तक हम सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो विचारों से है, माइंड से है। तो यहाँ पर अगर माइंड में पॉलिसी बन गई कि हमें ये करना है तो करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है और हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल कंडीशन में डेफिनेटली है, स्क्राइब होना चाहिए, कई कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में विजुअली इम्पेयर्ड है और कर सकते हैं, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से या ब्रेल जैसा भी होगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू आराम से एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और विजुअली इम्पेयर्ड को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एग्जाम विदाउट राइटर दें जहाँ तक पॉसिबल है। बिल्कुल। जब हम इस पॉडकास्ट के लिए जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे और इस टॉपिक को मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको छूना अभी ज़रूरी है और जिन पे विस्तार से बात होनी ज़रूरी है। और ये अपना एक ज़रूरत है एक दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी के लिए कि कौन सा माध्यम उसके लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ज़रूरी है ना। तो इसी के साथ सर, थैंक यू सो मच नेगी सर, आप आए। पंकज सर को कुछ बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उन्हें बीच से जाना हुआ, उनको भी धन्यवाद। और अमित सिंह नेगी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जेनिफर, ओवर टू यू। जी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड बेसिक राइट में से एक माना जाता है। एंड आई थिंक हम सब इस बात पे बहुत डिस्कशन कर चुके कि विजुअली इम्पेयर्ड को इस बेसिक नेसेसिटी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मे इट बी एक्सेसिबिलिटी वाइज, मे इट बी सुटेबल स्क्राइब फाइंड करने के रीज़न से, बहुत सारी चीज़ें। बट आई थिंक जैसे अभी डिस्कशन में हमें पता चला कि ये एक डुअल अप्रोच है। अगर
जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उनको भी अगर एक्सेसिबिलिटी को अप्लाई करना है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे भी, बिकॉज हम आज जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं आराम से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसको सुनकर साइटेड पर्सन्स हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, विच टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल। अगर हम इतने तक आ सकते हैं, एक कदम और ही सही। बिल्कुल। एंड ये बात हम सबको पता है, अगर इतना हम कर लिए हैं तो आगे भी करेंगे, बस ठान लेने की देर है। एंड कंप्यूटर्स तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, बस दिल में हो सकता है थोड़ा सा डर हो, घबराहट हो कि कैसे होगा, बट ये भी निकल जाएगा अगर हम कोशिश करें। आई थिंक डर तब तक ही रहता है जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते, नहीं करते, है बिल्कुल ना? तो बिल्कुल। एक बार अगर हम ट्राई करेंगे, खुद को इतना इक्विप बनाएंगे कि हम एग्जाम्स दे दें। और ऐसे मैं मानती हूँ बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि अगर किसी की सडनली विजन जाती है, या फिर कुछ जगह ऐसी भी हो सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर स्किल पता ना हो, तो ऐसी ट्रेनिंग्स भी लीजिए। बहुत जगह ऐसी होती हैं, जैसे हमारा NIPVD ही है, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस भी मिल जाता है, जो हमारे नेगी सर ही सिखाते हैं ना सर, हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो आई वुड लाइक टू मोटिवेट एवरीवन कि इस चीज़ से डरने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं खुद भी कंप्यूटर से बहुत डरती थी, एंड आज मैं बेसिक कंप्यूटर चला लेती हूँ ऑफ कोर्स। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी है, मुझे भी खुद को इम्प्रूव करना है। हम सब मिलकर अगर इम्प्रूव करेंगे, खुद को इतना स्किल्ड अप बनाएंगे, तो आई एम श्योर एजुकेशन सिस्टम में अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी वाइज आएगा तो हम भी गर्व से कह पाएंगे कि हमने इंडिपेंडेंटली एग्जाम दिया है, और जो भी मार्क्स आए हैं उसके लिए हम खुद को ही क्रेडिट दे सकते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, है ना? हम किसी और को बहाना नहीं बनाएंगे कि राइटर नहीं सही था यार, वो नहीं लिख पाया वाला, ये बहाना नहीं आएगा। जो भी होगा हमारे बलबूते करेंगे और हम जीत कर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ हमारे सभी गेस्ट्स को थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हमें दी है। साथ ही चेतना मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही इम्पैक्टफुल और हमारे लिए यूजफुल टॉपिक था ये, तो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस अप। एंड हमारे सभी लिसनर्स के लिए भी थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 NIVH हेलो दून।